बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ेंगे और देखेंगे कि मशीन लर्निंग में रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करती है। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के मुकाबले में इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेंदी है, और इसमें जो है हमें जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न्स टू मेक डिसीजंस बाय इंटरेक्टिंग विद एन एनवायरनमेंट। एंड इसके अंदर एजेंट जिसको हम कह लें या रोबोट कह लें या वो चीज़ जिसको हम ट्रेन करवाना चाह रहे हैं उस वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके ख़ुद ही जो है वो लर्न करता है कि कौन से एक्शंस को लेना है, कौन से एक्शंस उसको उसके गोल तक पहुंचा सकते हैं। द एजेंट्स गोल इज़ टू मैक्सिमाइज अ क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है रिवॉर्ड का, जो आपको याद हो शुरू में जब हमने लेक्चर्स लिए थे उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास फीडबैक में पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो रिवॉर्ड्स का क्या सिस्टम होता है उसको हम बाद में अभी थोड़ी देर में देख लेंगे तफसील से, लेकिन एक्चुअल को अभी ये जहन में रखिए कि हमारा जो एजेंट होता है उसका गोल ये होता है कि जो रिवॉर्ड उसके पास आ रहा होता है, क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड आ रहा होता है, उसको मैक्सिमाइज़ करना है। और वो कैसे मैक्सिमाइज़ होता है, वो गोल रिवॉर्ड क्या होता है, वो किस शक्ल में होता है और हम उसको मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग वेयर द मॉडल लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा, आरएल लर्न्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। एंड इसके अंदर जाहिर सी बात हमारे पास पहले से कोई लेबल डेटा मौजूद नहीं होता। इसके अंदर हमें ट्रेनिंग जब हम कराते हैं तो पहले से कोई हमारे पास ट्रेंड ऐसा डेटा मौजूद नहीं होता जिसकी बेसिस के ऊपर हम उसके मॉडल को पहले से ट्रेन करा दें, बल्कि हम कुछ पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम वो जो एजेंट होता है वो लर्न करता है। तो पॉलिसीज़ हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो रिवॉर्ड्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेंगे इंशाल्लाह। और अगर आम जिंदगी में हम समझना चाहें कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल, तो हम उसको एक ट्रेनिंग डॉग से ले सकते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक ट्रेनिंग अ डॉग। इफ़ द डॉग परफॉर्म्स द ट्रिक करेक्टली यू गिव इट ए ट्रीट। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी डॉग को ट्रेन कराना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी ट्रिक के लिए या किसी एक्शन के लिए, तो हम डॉग को उसी वक्त उसका रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड से मुराद मिसाल तौर पर उसको खाने के लिए दिया, फूड दे दिया, कोई चीज़ दे दी कि जब वो काम उसी तरह से परफॉर्म करता है जैसा कि हम चाहते हैं। उसको हम बताते हैं कि ये काम इस तरह से करना है। अगर वो उसके अगेंस्ट में करता है तो हम उसको रिवॉर्ड नहीं देते, या हो सकता है कोई स्मॉल पेनल्टी भी लगा दें, माइल्ड सी पेनल्टी भी हो। अदरवाइज़ उसको हम अगर जब वो वैसे ही परफॉर्म करता है तो हम उसको कोई रिवॉर्ड दे देते हैं। ये एक, अगर आपने एनिमल्स की ट्रेनिंग का मेथड देखा हुआ हो मुख्तलिफ वीडियोज़ में तो आपको इसको समझ सकते हैं। सो ओवर टाइम द डॉग विच इज़ एजेंट इन दिस केस लर्न्स विच एक्शंस लीड टू ट्रीट्स। यानी कि वो उसको पता चल जाता है कि कौन सा एक्शन सही है जिसकी सूरत में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, ट्रीट मिलेगी। अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज़ हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, उनको हम देख लेते हैं। कुछ इसमें से अभी हमें इस स्टेज पे समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये वही है जो कि हम पहले सुपरवाइज लर्निंग या अनसुपरवाइज लर्निंग में देख चुके हैं, और कुछ नहीं है जो कि अभी इस स्टेज पे हमें समझ में नहीं आएंगी। जब हम उसको एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे, उस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर इसकी क्या मीनिंग है। तो एक तो एजेंट है। एजेंट की जाहिर सी बात है टर्म हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते आ रहे हैं। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ट्रेन करा रहे होते हैं मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, तो वो हमारे पास एजेंट होता है। सो द लर्नर और डिसीजन मेकर इज़ द एजेंट। एनवायरनमेंट वेयर द एजेंट ऑपरेट्स, वो कोई भी जो उसके जिस चीज़ से वो इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारे पास एजेंट, वो उसका एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो प्रेजेंट होता है। एक्शन द चॉइसेस द एजेंट कैन मेक। अब ये जाहिर सी बात है डिपेंड करता है, हर जगह ये एक्शन डिफरेंट हो सकता है। अगर वो आपके पास एजेंट जो है वो एक चेस प्लेयर है तो उस सूरत में उसके चेस की जो मूव्स होंगी वो उसके एक्शंस हो सकते हैं।
और अगर वो एक रोबोट है तो उसने किस चीज़ को पिक करना है और किस चीज़ को नहीं पिक करना, वो उसके लिए पास उसके एक्शंस हो सकते हैं. स्टेट द करंट सिचुएशन ऑफ द एजेंट, कि उस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या है. हमारे पास अगर रोबोट है तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. अगर हमारे पास चेस प्लेयर है तो इस वक्त जो चेस की जो मूव्स हैं वो कहाँ पर हैं, हमारे चेस के पीसेस कब कहाँ, कौन से पीस कहाँ पर रखे हुए हैं चेस बोर्ड पे. रिवॉर्ड फीडबैक सिग्नल फॉर ईच एक्शन, ये अब नई चीज़ है. रिवॉर्ड, पॉलिसी और वैल्यू फंक्शन, इनको हम जो है एग्जांपल से समझेंगे. मैं आपको भी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम जब इसकी एग्जांपल देखें तो हमें ये क्लियर हो जाएगा. तो रिवॉर्ड इज़ द फीडबैक सिग्नल फॉर ईच एक्शन. पॉलिसी, स्ट्रेटजी द एजेंट यूजेस टू डिसाइड एक्शंस, हमें एक पॉलिसी बतानी पड़ती है जिसके तहत वो एक्शंस को लेता है, या पूरे यानी कि वो कब कौन सा एक्शन लेगा उसकी हमें एक पॉलिसी पहले बहरहाल उसको बतानी पड़ती है. और वैल्यू फंक्शन प्रिडिक्ट्स फ्यूचर रिवॉर्ड्स फ्रॉम अ गिवन स्टेट. तो ये इसका फ्लो डायग्राम है. एजेंट हमारे पास जब एक्शन लेता है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और इन्वायरमेंट उसको फीडबैक में नेक्स्ट स्टेट या और प्लस साथ में रिवॉर्ड उसको रिटर्न करता है. अब ब्रीफली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हाउ रिवॉर्ड्स वर्क इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग. यू डू नॉट नो द रिवॉर्ड बिफोर टेकिंग द एक्शन. हम एक एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड जो है, जो हमने अचीव करना है गोल की सूरत में, वो तो हम डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड हमें रिटर्न होगा वो हमें पहले से मालूम नहीं होता. एक्शन लेने के बाद वो रिवॉर्ड हमारे पास रिटर्न होता है. यू टेक द एक्शन फर्स्ट एंड एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड्स बाय मूविंग यू टू द नेक्स्ट स्टेट एंड गिविंग यू द रिवॉर्ड एज फीडबैक. तो एनवायरनमेंट आपको दो चीज़ें रिटर्न करता है. एक तो नेक्स्ट स्टेट जिसमें वो मूव करेगा हमारे पास एजेंट ड्यू टू दैट स्पेसिफिक एक्शन, और साथ में आपको जो वो रिवॉर्ड देगा. दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन लूप. एजेंट टेक्स एक्शन, एनवायरनमेंट गिव्स न्यू स्टेट प्लस रिवॉर्ड. अब इसे लूप का समझ लें कि हम यही पूरे लूप के ऊपर हमारे पास हम आगे जो एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर यही लूप रन करेगा. एजेंट जब एक्शन लेगा और उस एक्शन की सूरत में जो भी हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास एजेंट जो जिस नेक्स्ट स्टेट में जाएगा और उसके नतीजे में जो रिवॉर्ड होगा उसको वो रिटर्न करेगा एजेंट को. अब यहाँ पर हमने ब्रीफली जो है वो कुछ जो मेथड्स हैं, मेन मेथड्स हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, वो बताएं. इनके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये अभी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए. बाद में फिर हम इनको में जो इनके मेथड्स हैं वन बाय वन उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इस वाले लेक्चर में जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे वो है क्यू लर्निंग. सो पहले तो एक चीज़ है वैल्यू बेस्ड मेथड्स. तो वैल्यू बेस्ड मेथड्स क्या है? द एजेंट लर्न्स टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ और स्टेट एक्शन पेयर्स. स्टेट एक्शन पेयर से क्या मुराद है ये भी हम एग्जांपल देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा. इसकी कौन सी एग्जांपल्स मेथड्स हैं? इसके दो फेमस मेथड्स हैं. एक है क्यू लर्निंग विच इज़ द मोस्ट फेमस मेथड, जिसको भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में एग्जांपल के साथ. और दूसरा है डीप क्यू नेटवर्क, DQN. ये भी जो हमारे पास क्यू वैल्यूज़ और स्टेट एक्शन को इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ में ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स को भी इम्प्लीमेंट करता है. दूसरा मेथड हमारे पास है पॉलिसी बेस्ड मेथड्स. इंस्टेड ऑफ लर्निंग वैल्यूज द एजेंट डायरेक्टली लर्न्स द पॉलिसी. इसके दो मेथड एल्गोरिथम्स हैं, फेमस एल्गोरिथम्स. एक है रीइंफोर्स एल्गोरिथम, अ बेसिक पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड दैट अपडेट्स पॉलिसी पैरामीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ हायर रिवॉर्ड्स. और दूसरा है प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, PPO. ये वो PPO है जो कि ओपन AI या ChatGPT भी इस्तेमाल करता है. ए मोर एडवांस्ड एंड स्टेबल पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस. मोस्ट लाइकली अगले कुछ लेक्चर्स में हम ये प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन को भी डिटेल में देखेंगे. तीसरा जो इसमें मेथड है वो है एक्टर क्रिटिक मेथड्स, कंबाइंस द बेस्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड्स. अब एक तरीके से आप कह सकते हैं हाइब्रिड मेथड है, जिसके अंदर हम वैल्यू बेस्ड मेथड और पॉलिसी बेस्ड मेथड दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं. इसकी एग्जांपल है
A2C यानी कि एडवांटेज एक्टर क्रिटिक और A3C एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक। और देन लास्ट हमारे पास है मॉडल बेस्ड मेथड्स। इन दीज मेथड्स द एजेंट ट्राइज टू लर्न अ मॉडल ऑफ द इन्वायरमेंट एंड यूजेस दिस मॉडल टू प्लान एक्शंस। इसमें हमारे पास है डायनाक्यू और वर्ल्ड मॉडल्स। लेकिन मॉडल बेस्ड मेथड्स रिलेटिवली कम इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसकी जो मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो हमने की हुई है, वो कितनी एक्यूरेट है उस पर डिपेंड करता है। और रियल वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पास इन्वायरमेंट्स होते हैं उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग आसान नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अनसीन वेरिएबल्स होते हैं, अननोन वेरिएबल्स होते हैं। तो तमाम अननोन वेरिएबल्स को तो आप किसी भी मैथमेटिकल मॉडल में वैसे भी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, उसके अंदर नहीं रख सकते, तो खैर पॉसिबल नहीं है। तो आपने बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस तो बहरहाल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इसकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कि आपका जो मॉडल है इन्वायरमेंट का वो कितना एक्यूरेट है। तो इसलिए इसको ज़्यादा इस पर भरोसा नहीं किया जाता, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल इट इज़ वन ऑफ द वेज। एप्लीकेशंस क्या है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की? रोबोटिक्स में, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा रोबोट जो किसी ऐसे नए एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ पे उसको मालूम नहीं, पहले से तमाम चीज़ें अननोन नहीं होती, तो वहाँ पर हम उस रोबोट को अगर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम उसको एमरजेंसीज़ में यूज़ करना चाहते हैं, हम उसको जो है फाइटिंग में यूज़ करना चाहते हैं, हम उसको वॉर में यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम फिर ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई करते हैं। इसी तरह से गेम AI, AlphaGo, .2 बॉट्स, या जैसे कि हमारे पास हमने बहुत मशहूर है चेस के प्लेयर्स, AI बेस्ड चेस प्लेयर्स, ऑटोनमस व्हीकल्स गूगल की और जो टेस्ला की जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं इसके अंदर भी, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, फाइनेंस एल्गोरिथम। बेसिक पॉइंट ये है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं, हर जगह अप्लाई नहीं करते। जहाँ पर हमारे पास सुपरवाइज या अनसुपरवाइज लर्निंग से काम हो सकता है वहाँ पे हम RL को अप्लाई नहीं करते। RL हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो एजेंट है हमारा, जो जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिससे हम काम ले रहे हैं, वो किसी ऐसी नई सिचुएशन उसके सामने आ सकती है जो कि पहले से नोन ना हो, अननोन हो उसके लिए। तो वहाँ पर वो तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम में तो उसके लिए वो अननोन होगी, तो वो रिएक्ट नहीं कर सकेगा, वो ऐसी शायद गलती करे। जैसे इंसान अगर किसी बिल्कुल अननोन उसके सामने कंडीशन सिचुएशन आ जाता है वो गलती कर सकता है, लेकिन इंसान जिस तरह से ट्रायल एंड एरर से उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सीख सकता है या सीख लेता है, वैसे ही वो एक रोबोट भी या एक हमारे पास AI एजेंट भी सीख सकता है। नाउ लेट्स मूव टू क्यू लर्निंग। जो हमने कहा था कि हम इस लेक्चर में हम क्यू लर्निंग को स्पेसिफिकली लर्न करेंगे कैसे काम करता है। तो क्यू लर्निंग इज़ एन ऑफ पॉलिसी रीइंफोर्समेंट एल्गोरिथम वेयर एन एजेंट लर्न्स द क्यू वैल्यूज़ फॉर ईच स्टेट एक्शन पेयर। ऑफ पॉलिसी का मतलब है कि उसके पास शुरू से कोई डिटेल पॉलिसी नहीं होती, इसको हम एक ब्रीफ इनिशियल पॉलिसी तो इसको हम देते हैं, लेकिन हम उसके बाद वो अपनी क्यू वैल्यूज़ के ज़रिए, यानी कि क्वालिटी वैल्यूज़ या आप कह लें कि जो हमारे पास रिवॉर्ड होती हैं उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसके मुताबिक फिर वो लर्न करता है कि कौन से स्टेट में रहते हुए कौन सा एक्शन लेना है। इसी को किस स्टेट में रहते हुए हम उसने एजेंट ने क्या एक्शन लेना है, इसको हम कहते हैं स्टेट एक्शन पेयर। यानी कि हर स्टेट में रहते हुए ज़ाहिर सी बात है उसके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। मिसाल तब अगर हम चेस के गेम को ही ले लें तो ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर उसका वो चेस का पीस रखा हुआ है उसके मुताबिक उसकी स्टेट होगी। कभी उसके पास इर्द गिर्द हो सकता है कोई एक जो पीस है वो क्वीन है, क्वीन के अराउंड में मिसाल के तौर पर नाइट हो सकता है या कोई और पीस हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि उस वक्त सिचुएशन क्या है, उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, वो क्या एक्शन ले सकता है और उसमें से कौन सा ऑप्टिमल उसने एक्शन लेना है। और वो एक पहले से आप उसको एक ब्रीफ पॉलिसी देते हैं और उसके मुताबिक फिर वो लर्न करता है। लर्न वैसे करता है कि ज़ाहिर सी बात है कि वो मुख्तलिफ जो चेस प्लेयर्स हैं उनके साथ खेलता है, उनके साथ वो लर्न करता है और वो अपनी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करता रहता है। द गोल इज़ टू फाइंड द ऑप्टिमल एक्शन सिलेक्शन पॉलिसी। The Q value or action value represents the expected future rewards if the agent takes an action A in state S and then follows the optimal policy। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यही इसका मकसद है कि हमारे Q वैल्यू के ज़रिए हम ये तय करते हैं, हम ये वो हमारा एजेंट इस बात को जानता है कि किस स्टेट में रहते हुए उसके लिए कौन सा एक्शन सबसे बेहतर होगा।
तो इस एक्शन स्टेट पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं QSA, Q कैपिटल Q विद इन ब्रैकेट S कॉमा A. S इज़ फॉर स्टेट और A इज़ फॉर एक्शन. QSA represents the agent's current estimate of the total expected reward if it takes action A in state S. हमारे पास इसके अंदर दो स्टेट्स हैं, एक है हमारे पास करंट और एक है हमारे पास फ्यूचर. तो QSA जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है करंट स्टेट को. हमारे पास करंट स्टेट में रहते हुए हमारा एजेंट अगर कोई एक्शन लेता है तो उसके लिए एस्टिमेटेड जो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड होगा, वो QSA रिप्रेजेंट कर रहा होता है. द अपडेट रूल फॉर QSA इज दैट एडजस्ट द करंट एस्टिमेट टूवर्ड द न्यू एस्टिमेट. यानी कि असूल क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि QSA हमारे पास इस वक्त ये मौजूद है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं. ये एरो बता रहा है कि दिस वैल्यू ऑफ QSA इज़ बीइंग अपडेटेड बाय व्हाट द एग्जिस्टिंग QSA वैल्यू जो होगी हमारे पास उस स्टेट में जो हमारे पास एक्शन है उसकी जो हमारे पास Q वैल्यू पहले से मौजूद होगी वो प्लस न्यू एस्टिमेट माइनस करंट एस्टिमेट. यानी कि जो हमारे पास जब हम फ्यूचर स्टेट में जो हमारे पास एक्शन होगा उसके अगेंस्ट में जो हमारे पास रिवॉर्ड होगा उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे करंट रिवॉर्ड को और उसको फिर हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे. अल्फ़ा क्या है? वही लर्निंग रेट है जो हम पहले भी सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में देख चुके हैं. इसका मकसद ये होता है कि जब हमारे पास ये जो एरर होता है इसको अगर बहुत लार्ज हो तो हम इसको स्मॉल कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम एक जंप के अंदर जो है उस एरर को कवर नहीं करना चाहते, क्योंकि उस सूरत में हमारे पास ओवरशूट या ओवरफिटिंग के इश्यूज आते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं. सो करंट एस्टिमेट QSA हमारे पास करंट एस्टिमेट हो गया और न्यू एस्टिमेट क्या है? R प्लस गैमा मैक्सिमम QS प्लस A. अब ये हमने जो यहाँ पर वर्डिंग्स में लिखा हुआ था पीछे इस इक्वेशन में, यहाँ पे इसको हम न्यू एस्टिमेट जो है उसको अब हम मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट दैट न्यू एस्टिमेट इज. इसको हम न्यू एस्टिमेट को एस्टिमेट कैसे करेंगे? तो इसके अंदर आप करेंगे ये कि आप के पास हर स्टेट में जो मल्टीपल एक्शंस होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी जिस एक्शन के लिए उसको आप चूज़ करेंगे. ये मैक्स A प्राइम QSA आपको ये बता रहा है, ठीक है. और उसको आप गैमा से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका डिस्काउंट फैक्टर वो ये बताएगा कि हमारे पास ये जो न्यू एस्टिमेट है ये कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि एरर के अंदर उसका क्या रोल होगा. तो वो हम डिफ़ाइन करेंगे और उसको फिर हम प्रेजेंट में से माइनस कर देंगे. सो R द रिवॉर्ड द एजेंट गेट्स आफ्टर परफॉर्मिंग एक्शन A इन स्टेट S. ये R जो है हमने हर एक्शन और जो हमारे पास स्टेट और एक्शन जो है उसके लिए हमने पहले से डिफ़ाइन किया हुआ होता है. अभी हम आगे चल के जो एग्जांपल देखेंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमने डिफरेंट स्टेट्स में रहते हुए डिफरेंट रिवॉर्ड्स जो है वो डिफ़ाइन किए हुए. तो वो जो रिवॉर्ड हमने पहले से बताया वो हमारे पास R होगा. दिस इज़ R द रिवॉर्ड द एजेंट गेट्स आफ्टर परफॉर्मिंग एक्शन A इन स्टेट S. और गैमा जैसे मैंने भी आपको बताया था डिसाइड्स हाउ मच फ्यूचर रिवॉर्ड्स मैटर. यानी कि ये जो हम कंप्यूट करेंगे ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना ज़्यादा असरअंदाज होगी हमारे पास ये न्यू QSA पे. अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं 1 कर दूं मिसाल के तौर पे तो ये अपने मैक्सिमम इसका असर होगा, और अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसका मतलब है कि इसका असर 0 हो जाएगा. तो जाहिर सी बात हम 0 तो नहीं करेंगे, फ़ायदा ही नहीं फिर कंप्यूट करने का, लेकिन हम इसको मोस्टली हम इसको हाई साइड पे रखते हैं. इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है और मोस्टली हम इसको 0.8, 0.85, 0.9 इस तरह से हम इसकी वैल्यू को रखते हैं गैमा की. और अल्फ़ा की वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास लो साइड पे, क्योंकि हमारे पास जो लर्निंग स्टेप होता है, लर्निंग रेट होता है, हम उसको लो रखना चाहते हैं. तो इट इज़ यूजली अराउंड 0.1, 0.01, 0.001 थिंग्स लाइक दैट. तो अगर जाहिर सी बात हमारे पास अल्फ़ा अगर बहुत लो होगा तो जाहिर सी बात इसके अंदर जो लर्निंग जो होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी, और बाज़ औक़ात फिर जैसे हमने देखा था कि वो लोकल मिनिमा के अंदर भी प्रॉब्लम के अंदर भी आ जाता है. तो अभी इस किस्म के इसलिए हम इसके अल्फ़ा की वैल्यू को बहुत
लो भी नहीं रखते और बहुत हाई भी नहीं रखते। नेक्स्ट हमारे पास है एस प्राइम इज़ द नेक्स्ट स्टेट। जैसे कि यूजुअली हमने मैथमेटिक्स में होता है कि हम लोग के जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसको हम एस प्राइम और ए प्राइम वगैरह से डिनोट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी एस प्राइम जो है वो नेक्स्ट स्टेट है और ए प्राइम जो हमारे पास वो नेक्स्ट एक्शन है इन नेक्स्ट स्टेट। वी गेट आर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जैसे मैंने भी बताया था। और इन reinforcement learning the agent interacts with an environment. At each step the agent takes an action A. अब इसका प्रोसेस क्या है कि हम इसको जब ये लर्निंग करेगा तो हर स्टेप के ऊपर वो कोई ना कोई एक एक्शन लेगा। जाहिर सी बात है जो हमारा एजेंट उस वक्त तक ये जान नहीं सकता, लर्न नहीं कर सकता कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना जब तक कि वो एक्शन ना ले और एक्शन के नतीजे में उसको उसका रिज़ल्ट ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर वही आप डॉग की मिसाल ले लें, या एक बच्चा है वो चलने सीखने की कोशिश कर रहा है, वो खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर खड़े होकर कोशिश करता है, मल्टीपल ट्राइस के बाद आखिर में उसको बैलेंस करना आ जाता है। तो वो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास एजेंट की जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो यही है कि इट हैज़ टू टेक सम एक्शन और एक्शन के नतीजे में उसको रिवॉर्ड मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द एक्शन, और उससे उसको पता चल जाएगा कि व्हाट एक्शन इज़ टू बी टेकन और व्हाट नॉट। द environment responds, it gives reward and it tells the agent the next state. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि इन्वायरमेंट को हमने डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। यू डिफ़ाइन द इन्वायरमेंट एंड स्पेसिफाई रूल्स अबाउट रिवॉर्ड्स। ये सबसे की पार्ट है क्यू लर्निंग के अंदर कि आपने जितने प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करेंगे और जितने प्रॉपर तरीके से आप रिवॉर्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे उतनी आपकी जो ये लर्निंग होगी क्यू लर्निंग वो प्रॉपर होगी। इसके अंदर अगर फ्लॉज होंगे तो फिर जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके अंदर भी फ्लॉज होंगे। तो मिसाल के तौर पर इन अ गेम, अगर हम एक गेम की बात करें तो रीचिंग अ गोल माइट हैव +100, हिटिंग ए वॉल माइट गिव -10। यानी इसके अंदर हमने क्या किया, हमने दो एक्शन हमने बता दिया कि गोल ये है कि आपने मिसाल के तौर पर किसी ख़ास लेवल तक पहुंचना है, कोई पाथ उसको आपने वहाँ तक पहुंचना है तो उसको आपने गोल कह दिया, और अगर वो वहाँ तक पहुंच जाता है तो आपने उसको +100 का, और अगर वो जो है किसी वॉल से टकरा जाता है यानी कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तो उसको -10 हमने कहा। इसका मतलब है कि उसको पता चल जाएगा कि ये एक्शन उसको नहीं लेना। इसी तरह से अगर हम स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर हमारे पास हमने स्टॉक परचेज़ किया और उसके बाद उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम कह सकते हैं +R यानी कि रिवॉर्ड पॉजिटिव होगा। और अगर आपने स्टॉक परचेज जो किया उसके बाद आप वो उसकी प्राइस नीचे जा रही है या आप स्टॉक में आपको खसारा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो -R है। और इसी तरह से रोबोट नेविगेशन, मूविंग क्लोजर टू द गोल गिव्स पॉजिटिव रिवॉर्ड एंड मूविंग अवे गिव्स नेगेटिव रिवॉर्ड। तो अभी हो सकता है चूँकि अभी हम इसको नंबर्स में बात नहीं कर रहे तो हो सकता है अभी तक आपको ये चीज़ इतनी क्लियर ना ही हो कि ये इन्वायरमेंट किस तरह से जो है वो स्टेट से क्या मुराद है, इन्वायरमेंट कैसे रिटर्न करेगा, लेकिन थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। नो, हाउ टू डिफाइन एन इन्वायरमेंट। व्हाट इज द इन्वायरमेंट इन RL? इन reinforcement learning द एजेंट इज द लर्नर डिसीजन मेकर। ये तो हमें पता ही, हमने शुरू में एजेंट की डेफिनेशन में देखा। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग द एजेंट इंटरेक्ट्स विथ। ठीक है, अब इसके अंदर वो डिफ़ाइन क्या करता है, इन्वायरमेंट में जो आपने चीज़ें डिफ़ाइन करनी, जब आपने इन्वायरमेंट डिफ़ाइन करना है अपने एजेंट के लिए, फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट आर द पॉसिबल स्टेट्स। जाहिर सी बात है हर एक जगह के लिए आपकी जो पॉसिबल स्टेट्स होंगी वो सेम ही नहीं होंगी। अगर आप एक चेस के गेम के लिए आप अपने AI बना रहे हैं तो उसके अंदर पॉसिबल स्टेट्स डिफरेंट होंगी, और उसमें होगा कि आपका पीस कब कहाँ पर है, कहाँ का उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, उसके सराउंडिंग के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर उसके जो आपके ओपोनेंट के पीसेस हैं वो कहाँ हो सकते हैं जब आपका पीस कहीं पर मौजूद हो। और वही अगर आप AI डिज़ाइन कर रहे हैं क्रिकेट के लिए तो इट विल बी डिफरेंट, और अगर आप वही बात आप डिफ़ाइन कर रहे हैं इट इज़ फॉर स्टॉक एक्सचेंज तो वो डिफरेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टेट्स होंगी वो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। देन यू हैव टू डिफाइन द रिवॉर्ड रूल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एंड हाउ स्टेट चेंजेस व्हेन एक्शंस आर टेकन, कॉल्ड डायनेमिक्स और ट्रांजिशन रूल्स। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर हमेशा थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए।
वो ये कि मोस्टली हम ये समझते हैं कि रिवॉर्ड की बेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो हम रिवॉर्ड की बेस मेनली बेस पे डिसाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि वो जो इन्वायरमेंट के अंदर हमने पॉलिसी डिफाइन की हुई होती है उसके तहत कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट स्टेट इज़ डिसाइडेड बाय इन्वायरमेंट डायनेमिक्स फिज़िक्स। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स से मुराद यहाँ पर हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया है कि अगर वो हमारे पास हम बात करें किसी रोबोट की या किसी ऐसे मैकेनिकल सिस्टम की जो कि एआई बेस्ड है, तो वहाँ पर जो हमारे पास उसकी जो फिज़िक्स होती हैं वो इसको डिफ़ाइन करेंगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह फ़िज़िक्स से मुराद कोई हम क्योंकि एआई को हम और जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पर है। रिवॉर्ड इज़ फीडबैक टेलिंग हाउ गुड और बैड that state transition was. Hence, in real life, physics rules, if it is a mechanical system, dictate where you move or decide the next state, and reward system tells you whether the move was beneficial. तो reward system हमें ये बता रहा था कि जो हमने एक्शन लिया था वो हमारे लिए बेनिफिशियल था या नहीं था, और नेक्स्ट मूव स्टेट जो होती है जो हम उसमें होगी वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। The agent's job is to learn which action leads to states with high rewards. Mathematically, an environment in RL is modeled as Markov decision process (MDP) और component मिसाल के तौर पर states हैं तो वो क्या हैं, उसकी मीनिंग क्या है, state as all possible situations the agent can be in। अब जाहिर सी बात है ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखें तो हमें फिर भी समझ में आ सकता है, लेकिन अगर हम इसको तमाम पॉसिबल स्टेट्स की हम बात करें तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे अगर वो आप गेम की बात करें चेस की तो उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। एक्शंस, ऑल पॉसिबल एक्शंस द एजेंट कैन टेक। रिवॉर्ड फंक्शन गिव्स एस एंड ए एंड एस विथ व्हाट रिवॉर्ड आर इज गिवन, एंड डिस्काउंट फैक्टर गैमा हाउ मच फ्यूचर रिवॉर्ड मैटर्स। अल्फ़ा को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इट इज़ बिटवीन 0 एंड 1, और यूजुअली जैसे इस एग्जांपल के अंदर हम इसको 0.1 लेंगे। अल्फ़ा कंट्रोल्स हाउ मच वी एडजस्ट द क्यू वैल्यू जस्ट लाइक बिफोर, ये लर्निंग रेट है। और स्मॉल अल्फ़ा यानी कि स्मॉल लर्निंग रेट, स्लो लर्निंग रेट, सेफ, स्टेबल। लार्ज अल्फ़ा फास्ट लर्निंग बट रिस्की एंड कैन ओवरशूट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन वगैरह में ये प्रॉब्लम था। एंड व्हाट इज़ गैमा? गैमा इज़ अ डिस्काउंट फैक्टर विच इज़ बिटवीन अगेन 0 एंड 1। इसको मिसाल तौर पर यहाँ पर हम हाई साइड पर रखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो है वो जो फ्यूचर वैल्यू उसका इम्पैक्ट चाहते हैं, तो 0.9 रखा। गैमा डिसाइड्स हाउ मच फ्यूचर रिवॉर्ड मैटर्स। गैमा क्लोज टू 1 एजेंट वैल्यू फ्यूचर रिवॉर्ड्स, और अगर हम इसको 0 के करीब रखेंगे तो एजेंट ओनली केयर्स अबाउट इमीडिएट रिवॉर्ड्स। तो हम जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू 0 के करीब नहीं रखते, 1 के करीब रखते हैं। मैक्स क्यू एस ए प्लस ए सिलेक्ट्स मैक्सिमम क्यू वैल्यू अमंग ऑल पॉसिबल एक्शंस इन द नेक्स्ट स्टेट एस। अब इसका मकसद ये होता है, मैक्स से मुराद ये होती है कि मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है और हमारे पास एक्शन स्टेट और एक्शन के पेयर्स हैं और उनकी हमारे पास क्यू वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो जिस स्टेट पे जिस एक्शन की वैल्यू क्यू वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ये उसको पिक करेगा। इट रिप्रेजेंट्स द एजेंट्स एस्टिमेट ऑफ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड फ्रॉम द न्यू स्टेट, और इसको हम कहते हैं ग्रीडी सिलेक्शन। हम देखेंगे कि हम इसकी सिलेक्शन की भी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। और इसको ऑल टुगेदर जो हम आर प्लस गैमा मैक्स क्यू एस ए प्लस माइनस क्यू एस ए, इसको हम टेम्पोरल डिफरेंस एरर कहते हैं। इट टेल्स अस हाउ मच आवर करंट गैस वाज रॉन्ग। इफ इट इज़ पॉजिटिव आवर क्यू वैल्यू वाज टू लो, वी नीड टू इंक्रीज इट। इफ इट इज़ ज़ीरो आवर गैस वाज करेक्ट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और ये एग्जाम्पल के ज़रिए अब हमें बहुत सी चीज़ें जो अब तक क्लियर नहीं हो सकी थी वो हो जाएंगी, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल के अंदर उनके स्टेप्स को देखेंगे किस तरह से हम वैल्यूज़ को प्लेस कर रहे हैं उस अपडेट के फार्मूला के अंदर, तो वहाँ पर फिर हमें क्लियर होगा कि हम किस चीज़ को जो है वहाँ पर वो रिवॉर्ड कह रहे थे, किस चीज़ को हम जो है वहाँ पर
क्यू वैल्यू कह रहे थे, क्यू वैल्यू का टेबल कैसे बनता है, तो वो चीज़ें अब यहाँ पर क्लियर होना शुरू होंगी। तो पहले हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया, डेफिनेशन भी ज़रूरी होती है, लेकिन अब उसको हम यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में एक हेलीकॉप्टर को लिया है, और इस हेलीकॉप्टर की एग्जांपल लिया है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर बिल्कुल लो ग्राउंड पर मौजूद है, और इस ग्राउंड से हमने इसको अपलिफ्ट करना है, और सिर्फ अभी हमने इसको होवर करना है इन दी एयर, यानी कि इसको ये सिर्फ हवा में अभी एक ही जगह पे स्टेबल उड़ता रहेगा। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा था कि ये हेलीकॉप्टर से सिर्फ ये काम तो नहीं करना होता, हेलीकॉप्टर ने तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, खुद इवन उड़ने में भी खाली हमारे पास एक इतना सिंपल फैक्टर नहीं होता कि आपने उसको उड़ा दिया। लेकिन यहाँ पे हमने, चूँकि हमारा मकसद ये देखना है कि हमारे पास ये जो क्यू वैल्यू है वो किस तरह से अपडेट होती है, और अपडेट होने के बाद किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करती है हमारे पास पूरे प्रोसेस में रिइंफोर्समेंट लर्निंग के। तो इसलिए हमने इसको बहुत सिंपल रखा है। इसके अंदर हमने ये रखा है कि हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस में, कि यानी कि ग्राउंड पर है और अभी ये अपलिफ्ट होकर एयर में चला जाएगा। और इसमें भी हमने बहुत सिंपल रखा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो मूवमेंट है, हम ये तस्वुर कर रहे हैं कि इट ओनली डिपेंड्स ऑन थ्रॉटल, क्या कि थ्रॉटल को आप अप करते हैं या डाउन करते हैं। ऑब्वियसली रियल लाइफ में इससे ज़्यादा और भी फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसको सिंपल रखा है। तो हमारे पास ये सूरत हाल है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर जो है या तो ग्राउंड पर होगा, उसको हमने लो कहा, और उसको जब हम हवा में उठा के ख़ास लेवल तक लेके चले जाएंगे तो उसको हमने मीडियम कह रहे हैं, और जब ये उससे भी ऊपर चला जाएगा तो हम उसको हाई कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने लो, मीडियम, हाई 3 हाइट्स डिफाइन कर दी हेलीकॉप्टर के लिए, और 2 एक्शंस कर दिए, थ्रॉटल अप एंड थ्रॉटल डाउन। यानी कि जब हम थ्रॉटल को अप करेंगे तो हेलीकॉप्टर विल लिफ्ट अप, ऊपर जाएगा, और जब हम उसके थ्रॉटल को नीचे करेंगे, थ्रॉटल डाउन, तो हेलीकॉप्टर विल कम डाउन। नो व्हाट द गोल इज़, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने गोल डिफाइन करना है। तभी हमें सिंपल एग्जांपल है, सिंपल इसके स्टेप्स हैं। तो इसमें हमारे पास गोल क्या है, कीप द हेलीकॉप्टर होवरिंग एट मीडियम लेवल। ये हमारे पास गोल है कि मीडियम लेवल तक, हाई लेवल पे हमने नहीं जाना, लो से हमने उसको ऊपर अपलिफ्ट करना है, और मीडियम लेवल पे हमने उसको होवरिंग करनी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपने इसके रिवॉर्ड्स को डिफाइन करना है। क्या इसके लिए कोई पहले से वैल्यूज़ मौजूद हैं कि हम हमेशा आपने यही वैल्यूज़ लेनी है? जवाब है कि जी नहीं है। जब आप इसको डिफ़ाइन कर रहे होंगे तो आपने खुद अपनी इंट्यूशन से और अपनी जो भी आपके पास मेथड्स हैं उसके मुताबिक आपने इसको डिफ़ाइन करना है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने रिवॉर्ड सिस्टम में लिया है +10 इफ़ मीडियम गोल स्टेट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो क्यू वैल्यू कंप्यूट होती रहेगी, तो अगर वो जब 10 के करीब आ जाएगी तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इसने अपने गोल को अचीव कर लिया। और लेकिन ये कब होगा, +10 का रिवॉर्ड कब होगा, जब वो मीडियम स्टेट में जाएगा। अब यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने, चूँकि हमारे पास गोल ये है कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को मीडियम स्टेट में लेके जाना है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी, पॉजिटिव रिवॉर्ड भी उसी सूरत में मिलना चाहिए जब वो उस तरफ, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो जो हमारा गोल है। तो जब ये मीडियम स्टेट में जाएगा तो हर बार जब कभी ये मीडियम स्टेट में जाएगा, मूव करेगा, तो हम इसको +10 का रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि हमने मीडियम लेवल, मीडियम हाइट को ही अचीव करना है। और अगर ये लो होता है तो हम इसको 0 देंगे, और -5 उस सूरत में हम देंगे जब ये मीडियम से भी हाई स्टेट में जाएगा, तो हम इसको फिर -5 देंगे। ये तो हमारे रिवॉर्ड्स हो गए। और यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यूज़ जो क्यू की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी हमने 0 अज्यूम की हैं स्टार्टिंग में। लर्निंग रेट हमारे पास यहाँ पे वो अल्फ़ा = 0.1 है, और डिस्काउंट फैक्टर हमने यहाँ पे गैमा = 0.9 चूज़ किया। और ऑल्दो हमने एग्जाम्पल के अंदर ये इनकोडिंग को यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि जाहिर सी बात है हमारे पास जो जब हम मशीन लर्निंग में काम कर रहे थे, हमारे पास वहाँ पे स्ट्रिंग्स काम नहीं कर रहे होते, वहाँ पे हमारे पास नंबर्स काम कर रहे होते, तो हमें जो ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ है लो, मीडियम, हाई, तो इसको हमने इनकोड भी करना है। तो यहाँ पे हमने सिंपल इनकोडिंग कर दी उसकी नंबर्स में 0, 1 एंड 2,
और थ्रॉटल और अब थ्रॉटल डाउन को हमने कर दिया 0 and 1। अब उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि हमें एक इनिशियल पॉलिसी या रूल डिफ़ाइन करना होता है रिवॉर्ड्स के साथ साथ इन्वायरमेंट के अंदर, वो अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं इस हेलीकॉप्टर की इस उस पर्सपेक्टिव में जो अभी हमने बताया था कि इसकी 3 स्टेट्स हैं और इसके 2 एक्शंस हैं। तो अगर हम लो स्टेट में हैं और एक्शन जो है वो थ्रॉटल अप का है, तो जो नेक्स्ट स्टेट होगी उस वक्त वो मीडियम होगी। यानी कि हमारी प्रेजेंट स्टेट अगर लो है और प्रेजेंट स्टेट में जो एक्शन वो चूज़ करता है थ्रॉटल अप, देन द नेक्स्ट स्टेट विल बी मीडियम। अगर मीडियम स्टेट में है करंटली और नेक्स्ट स्टेट इज chosen as throttle up, then the next state will be high। मीडियम में है थ्रॉटल डाउन, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी लो, और हाई में है थ्रॉटल डाउन, तो नेक्स्ट स्टेट विल बी मीडियम। लो के लिए हमने डिफाइन नहीं किया थ्रॉटल डाउन को, कि जाहिर सी बात है पहले ही वो ग्राउंड पर, अब उससे थ्रॉटल डाउन करेंगे तो वो मीनिंगलेस है, तो उसको वो ज़ीरो ही होगा। Now agent chooses actions, environment gives rewards and new state। इसी चीज़ को जो हमने पीछे लिखा हुआ है इसको हमने अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। हमारे पास अगर एक्शन एजेंट का है थ्रॉटल अप और उसकी न्यू स्टेट अगर है मीडियम, तो रिवॉर्ड क्या होगा +10। अगर एक्शन जो है एजेंट का वो थ्रॉटल अप है लेकिन आपकी जो न्यू स्टेट अगर हाई है, तो ये रिवॉर्ड -5 होगा। ऑल्दो द एक्शन इज द सेम, बट सिंस द न्यू स्टेट इज डिफरेंट, इन फर्स्ट वन इट इज़ मीडियम, द नेक्स्ट वन द अदर वन इट इज़ हाई। तो हाई हमें नहीं जाना, हमने मीडियम में चूँकि स्टे करना है, तो वहाँ पर हम उसको -5। और थ्रॉटल डाउन और न्यू स्टेट अगर लो है तो वो रिवॉर्ड है 0। अब हमारे पास ये क्यू टेबल है, इस क्यू टेबल को बेसिकली हमने अपडेट करना है और इसके अंदर इनिशियली हमने तमाम वैल्यूज़ को 0 लिया हुआ है। यानी कि जब हमारे पास स्टेट लो है और एक्शन अगर हमारे पास थ्रॉटल अप है, तो उसकी क्यू वैल्यू इस वक्त हमारे पास करंटली 0 है। इसी तरह से अगर थ्रॉटल डाउन हुआ तो भी 0 है। सो फॉर एवरी पेयर ऑफ स्टेट एंड एक्शन द क्यू वैल्यूज आर 0 इनिशियली। अब यहाँ से हमारा ट्रेनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है और हम सबसे पहला स्टेप लेते हैं। इसको आप स्टेप कह लें, अटैम्प्ट कह लें, एपिसोड कह लें, एक ही बात है। तो जाहिर सी बात है हमारा हेलीकॉप्टर इनिशियली ग्राउंड पर है, तो इट इज़ इन द लो स्टेट, और चूंकि वो लो स्टेट में, तो उसके पास अभी सिर्फ एक चॉइस है एक्शन की, विच इज़ थ्रॉटल अप। सो एक्शन टेकन बाय द एजेंट इज थ्रॉटल अप। मैं आपको फिर बता दूं कि हमने इस एग्जांपल को सिंपल रखा हुआ है, यानी कि हम थ्रॉटल डाउन भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने उस केस को कंसिडर नहीं किया। वी हैव वांट टू कीप द एग्जांपल एज सिंपल एज पॉसिबल। द एजेंट हेलीकॉप्टर मूव्स टू अ न्यू स्टेट। अब न्यू स्टेट कौन सी होगी ये हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि हमने, आप पीछे देखें, हमने हमारे पास है कि अगर आप वो लो में है और थ्रॉटल अप होगा तो वो नेक्स्ट स्टेट उसकी क्या होगी मीडियम। तो ये इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो मैं बार बार इसको आपको बैक करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप इसको जहन में रखिए और इसको वो उसने फॉलो करना है। सो द एजेंट हेलीकॉप्टर मूव्स टू अ न्यू स्टेट। एवरी टाइम एक्शन इज टेकन बाय द एजेंट इट विल मूव टू अ न्यू स्टेट। सो इन्वायरमेंट सेंड्स बैक टू थिंग्स। फर्स्ट इज न्यू स्टेट, जो न्यू स्टेट उसने अचीव की, विच इज़ मीडियम इन दिस केस, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास लो स्टेट में था, हमने थ्रॉटल अप किया, तो नेक्स्ट स्टेट उसकी क्या है मीडियम। तो ये इस एक्शन के बाद हमारे पास न्यू स्टेट क्या आ गई, मीडियम आ गई। बिकॉज इफ करंट स्टेट इज लो एंड थ्रॉटल इज अप, देन अकॉर्डिंग टू रूल न्यू स्टेट नेक्स्ट स्टेट शुड बी मीडियम, जैसा भी हमने पीछे देखा। और उस सूरत में हमारे पास रिवॉर्ड, हमने उससे जो नेक्स्ट स्लाइड पे देखा था, उस सूरत में हमारे पास अगर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट मीडियम हो तो रिवॉर्ड क्या होगा +10। तो इसका मतलब यहाँ पे रिवॉर्ड हमारे पास +10 आएगा। नाउ द फॉर्मूला आस्क व्हाट इज द बेस्ट फ्यूचर क्यू वैल्यू इफ आई एम नाउ इन मीडियम, और मैथमेटिकली मैक्सिमम
क्यू एस प्लस ए। अब इस मैक्सिमम क्यू एस प्लस ए को देखें तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं नेक्स्ट मेरा स्टेट जो था वो मीडियम था, तो अब जो है इस सूरत में कौन सा एक्शन जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अभी हम देखते हैं हम इनिशियली हैं, हम इस चार्ट में आके देखते हैं तो अगर हम मीडियम में हैं तो अगर थ्रॉटल अप एक्शन उसके लिए भी वैल्यू ज़ीरो है और थ्रॉटल डाउन उसके लिए भी ज़ीरो है। अगर इन दोनों में से हमने मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करनी है तो इट विल बी ज़ीरो, क्योंकि दोनों ही ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस सूरत में क्या आएगा, ज़ीरो। तो यही बात इस नेक्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है, बिकॉज वी हैव नेवर विजिटेड स्टेट मीडियम येट एंड नो क्यू वैल्यूज हैव बीन अपडेटेड एट मीडियम, ऑल एक्शन वैल्यूज इन मीडियम स्टेट आर स्टिल ज़ीरो। तो यहाँ पर अब आप देखें मैंने आपसे कलर कोडिंग की है ये बताने के लिए कौन सी वैल्यू किससे कॉरस्पॉन्ड कर रही है जो हमारे पास ऊपर अपडेट का फॉर्मूला गिवन है। तो क्यू एस ए कॉमा ज़ीरो हमने लिया, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास करंट लिया तभी ज़ीरो है, और अल्फ़ा हमने चूज़ किया हुआ है 0.1, गैमा मैक्स एस प्लस ए हमारे पास आया, गैमा हमारे पास है 0.9 और मैक्स एस प्लस ए हमारे पास आया 0। जैसे मैं बताया था कि चूँकि थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो ही है, कि दोनों की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो रही, और क्यू ऐसे भी हमारे पास अभी इनिशियली ज़ीरो है। तो हमारे पास जब इसको सारी इक्वेशन कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ गया 1.0, यानी अब हमारे पास जो ये स्टेट है लो स्टेट और एक्शन थ्रॉटल अप, इसके लिए नई वैल्यू आ गई विच इज़ 1.0। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अपडेट दिस वैल्यू इन द क्यू टेबल। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो क्यू टेबल है इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी और अब इसकी वैल्यू आ गई 1.0। तो इसने लर्न ये किया एजेंट ने कि उसने जब लो स्टेट में था तो उसने एक्शन लिया थ्रॉटल अप का, और थ्रॉटल अप के बाद उसको पता ही चला कि इसको जो रिवॉर्ड मिला है उसको जब उसने कंप्यूट किया क्यू वैल्यू उसके मुताबिक, रिवॉर्ड के मुताबिक जो नई वैल्यू कंप्यूट की तो हमारे पास आई 1.0। अब इसने नेक्स्ट क्या करना है, एजेंट स्टार्ट्स एट लो जैसे हमने बताया था, टेक्स एक्शन थ्रॉटल अप, एनवायरनमेंट मूव्स इट टू मीडियम, क्यू वैल्यू गेट्स अपडेटेड जैसे हमने देखा 1.0। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो गया, यानी कि स्टेप ख़त्म हो गया, और एजेंट रिसेट का मतलब है कि अब ये जो नेक्स्ट स्टेप लेगा दोबारा से इसको अब कहाँ से स्टार्ट करेगा, कौन सी स्टेट से स्टार्ट करेगा, लो से स्टार्ट करेगा, क्योंकि अभी इसने लो की अपनी लर्निंग जो है वो कंप्लीट नहीं की है। यानी कंप्लीट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ये उस वक्त यहाँ पर जो ये हमारे पास पेयर है लो स्टेट और थ्रॉटल अप, ये उस वक्त इसको ख़त्म करेगा, रोक देगा जब या तो इसके अंदर कोई चेंज आना बंद हो जाए, ठीक है, और साथ ही साथ ये अपनी गोल को अचीव कर लिया। अगर गोल को अचीव अपनी ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता रहता है और गोल से बहुत दूर है तो उसको पता चल जाएगा कि आई कैन नेवर अचीव गोल। और जब ये अपने जो इसके अंदर डिफरेंस है वो आना बहुत कम हो जाएगा, जिसको भी हम आगे चल के देखेंगे, और वैल्यू भी अगर इसके पास गोल के पास आ जाएगी, जो उसके पास क्योंकि रिवॉर्ड की पहले से गोल की वैल्यू मौजूद है वो उसके क्लोज बाय होगी, तो उसको पता चल जाएगा कि दिस इज़ माई डिज़ायर्ड एक्शन। इसको भी हम आगे चल के देखते हैं। तो अब हुआ ये कि फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा से करंट स्टेट हमारे पास क्या है, लो। करंट स्टेट हमारे पास दोबारा से क्या है, लो, क्योंकि एजेंट रिसेट टू लो स्टेट अगेन। और एक्शन चूँकि अभी थ्रॉटल अप के ऊपर हमें, तो अभी थ्रॉटल अप का ही एक्शन रखा उसने, और जब भी थ्रॉटल अप होगा तो नेक्स्ट मूव हमेशा 10 होगी, मीडियम होगी, और जब कभी मीडियम पे जाएगा वो मूव करेगा तो हमेशा रिवॉर्ड क्या होगा, +10 होगा। लेकिन अब आप देखें करंट क्यू वैल्यू 1.0 है, क्योंकि पहले जो उससे पहले जो हमारे पास इनिशियल टेबल था उसका करंट वैल्यू क्या थी हमारे पास, लोअर थ्रॉटल अप की 0, लेकिन अब जो है वो अपडेट हो चुकी है, इट इज़ 1 नाउ। तो अब यहाँ पर करंट वैल्यू जो है लो और थ्रॉटल अप की 1 इस्तेमाल होगी, 0 इस्तेमाल नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर न्यू कंप्यूटेशन में हमारे पास 1.0 है, क्यू एसेट 1.0 है,
लेकिन ये जो है क्यू एस ए प्लस वन यानी कि फ्यूचर वैल्यू ये अभी भी ज़ीरो है। वजह क्योंकि मीडियम के अंदर अगर हम थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन की वैल्यूज़ देखें तो वो अभी भी ज़ीरो है, और उनमें से जब वो मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करेगा तो वो अभी भी ज़ीरो होगा। तो क्यों याद रखिए कि ये जो हमारे पास मैक्सिमम क्यू एस ए एस प्राइम प्लस ए प्राइम जो ये फ्यूचर वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू स्टेट जो हमारे पास उसके लिए है। तो दैट्स बात है, नेक्स्ट में अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ ही ज़ीरो हैं, तभी यहाँ पे ये 0.0 ही लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो है, और फिर बाद में हम इसको अपडेट करेंगे। एंड यहाँ पे इसको इसने कंप्यूट किया, अब हमारे पास आ गया 1.9। अब वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, हमने टेबल को भी अपडेट कर दिया। अब यहाँ पर लो की वैल्यू क्या हो गई 1.9। अब ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे, ये यानी एजेंट जो है ये काम रिपीट करता रहेगा, और इसके अंदर वही होगा। अब पहले 1.0 था, अब इसको 1.0 को 1.9 से रिप्लेस कर दिया। अगेन ऑल द कंप्यूटेशंस आर द सेम। यहाँ पे मैंने इस बात को दोबारा से एलेबरेट कर दिया कि क्यों यहाँ पे ये 0.0 है, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू थ्रॉटल अप थ्रॉटल डाउन की किसकी लेगी, मीडियम स्टेट। यहाँ पे बात लिखा हुआ है मैंने मीडियम, तो मीडियम स्टेट में अभी भी हम जाके अगर टेबल को देख लें तो थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन दोनों एक्शंस के लिए हमारे पास वैल्यू है, क्यू वैल्यू वो 0 है, और उसमें से हमने मैक्सिमम को चूज़ करना है। दोनों 0 में से मैक्सिमम हमेशा 0 ही होगा, तो अभी भी हमारे पास क्यू एस प्राइम प्लस ए प्राइम ये हमारे पास 0 ही है। तो फिर दोबारा हमने इसको कंप्यूट किया, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 2.7। फिर हमने जो है वो उसको 2.71 को अपडेट कर दिया। फिर हमने फोर्थ अटैम्प्ट की, अगेन द सेम थिंग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और फिर अगेन वी गेट द 3.439। फिर हम जो है फिफ्थ अटैम्प्ट की या फिफ्थ एपिसोड, और दिस टाइम वी गेट द वैल्यू 4.095। तो इस तरह से हम अटैम्प्ट करते चले जाएंगे, और हमें पता ही चला कि अटैम्प्ट नंबर 50 में जाके हमारे पास जो वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा होना शुरू हो जाएगा। थोड़े से मुराद क्या है कि कोई आर्बिट्री नहीं, हम पहले से डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास जो कंप्यूटेशन के अंदर जो प्रीवियस और नेक्स्ट जो कंप्यूटेशन उसके अंदर कितना जो है डिफरेंस कम हो जाए, जिसके बाद वो उसको कन्वर्जेंस तस्वुर करें। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है। Because Q learning is designed to gradually approach the optimal value, but due to learning rate alpha, it updates in small steps. It is highly unlikely to hit exactly 10 unless you run infinite steps. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास डेसिमल में, तो इंटीजर वैल्यूज़ आप एग्जैक्टली अचीव कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर आपको एग्जैक्टली वो वैल्यू अचीव करने के चांसेस आपके पास बहुत स्लिम होते हैं, आपको बहुत लार्ज कंप्यूटेशन करनी होगी। तो इसलिए हम सिर्फ ये रखते हैं कि वो करीब तरीन पहुँच जाए। अब करीब तरीन पहुँचने को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम करेंगे कि जब जो उसकी जो सेकंड लास्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू उनके दरमियान जो मार्जिन है वो बहुत कम हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 0.01, अब ये 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, ये डिपेंड कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो ये आपकी चॉइस पर है, तो उसको फिर वो कन्वर्ज तस्वुर करेगा। हमने यहाँ पर 9.9 को तस्वुर कर लिया कि ये जो है वो कन्वर्ज हो गया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 50 अटैम्प्ट्स के बाद हमारे एजेंट को ये पता चल गया कि अगर वो लो स्टेट में है और थ्रॉटल अप करेगा तो वो क्या कर सकता है, अपने गोल को अचीव कर सकता है, क्योंकि नाउ इट इज़ नियर टू गोल वैल्यू 9.9। ठीक, तो यही उसने अचीव करनी है। तो यहाँ पर हम जैसे हमने कहा कि अभी हमने एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए थ्रॉटल डाउन को इग्नोर किया, थ्रॉटल अप को लिया है, तो यहाँ पर हमें एक हद तक अभी हमारे पास हमारे एजेंट ने ये लर्न कर लिया है कि लो स्टेट से अप स्टेट में जाने के लिए उसको थ्रॉटल अप को यूज़ करना है, और उस सूरत में वो अपने जो गोल वैल्यू है जो हमने इससे 10 सेट किया था उसके करीब तरीन पहुँच सकता है। Hence, the agent has learned that if it is in state low, then action should be throttle up. Once the agent is done with low throttle up, the next state and action will the agent choose to update depends on policy. अब यहाँ तक तो इसने कर लिया
पहले लो स्टेट और थ्रॉटल अप के लिए तो उसको पता चल गया, वैल्यू अचीव कर ली। लेकिन अब क्या है, अभी तो हमारे पास क्यू टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारे पास जो दूसरे स्टेट्स हैं मीडियम और हाई, इनके लिए जो एक्शंस हैं थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन, उनकी वैल्यू सब भी उसको नहीं पता चली। तो अब इनमें से वो कौन से स्टेट को लेगा और कौन से एक्शन को चूज़ करेगा, इसका इन्हिसार पॉलिसी पे है। कौन सी पॉलिसी पे? हमारे पास 3 टाइप की पॉलिसीज़ होती हैं जनरली: ग्रीडी पॉलिसी, एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी एंड रैंडम पॉलिसी। ग्रीडी पॉलिसी तो यह है कि ऑलवेज पिक्स द हाईएस्ट क्यू वैल्यू एक्शन, वुड कीप रिपीटिंग नोन बेस्ट मूव्स लाइक थ्रॉटल अप, थ्रॉटल डाउन, लेकिन दिस वुड नेवर एक्सप्लोर मीडियम थ्रॉटल अप। यह मीडियम थ्रॉटल अप को एक्सप्लोर नहीं करे, क्योंकि जो वो मीडियम है तो उसको पता है कि यहाँ पर इससे मुझे ऊपर जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो मोस्ट लाइकली इसको थ्रॉटल अप, इस वाली को एक्सप्लोर नहीं करेगा फॉर्मूले के मुताबिक, जब वो इसको अपडेट करेगा क्यू वैल्यूज़ को। सो उसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी अप्लाई करते हैं। उसके अंदर हम 90%, तो परसेंटेज कितनी होती है वो हमें खुद डिफाइन करनी होती है, लेकिन हम यहाँ पे 90% लिया हुआ है, क्योंकि ई इज़ अबाउट द प्रोबेबिलिटी, एप्सिलॉन इज़ अबाउट द प्रोबेबिलिटी। तो लेकिन बहरहाल यहाँ पे मिसाल तौर पे हमने अज्यूम किया हुआ 90% केसेस के अंदर वो ग्रीडी पॉलिसी को फॉलो करेगा, लेकिन 10% केसेस में वो रैंडमली भी जो है वो स्टेट और एक्शन के पेयर को चूज़ कर सकता है। और रैंडम पॉलिसी के पिक्स एक्शंस एट रैंडम, ठीक है, इज़ यूज्ड इन वेरी अर्ली ट्रेनिंग। वेरी अर्ली ट्रेनिंग जैसे अभी हमने कहा था कि जैसे उसने लिया था लो एंड थ्रॉटल अप, वहाँ पे वो रैंडमली चूज़ किया था, डाउन भी हो सकता था, लेकिन हमने अभी वहाँ पे अप को चूज़ किया था, और डाउन को अभी चूँकि हम डिस्कस नहीं करें इसलिए वहाँ पे हमने अप की बात की थी। ये हमने अर्ली इसके स्टेजेस में वो रैंडमली करता है, लेकिन फिर बाद में वो ग्रीडी पॉलिसी या एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी को फॉलो करता है। वाई इज एक्सप्लोरेशन नेसेसरी? ये एक्सप्लोरेशन यानी कि एप्सिलॉन ग्रीडी की हमें क्यों जरूरत पेश आती है? इफ़ यू ऑलवेज डू ग्रीडी एक्शंस द एजेंट विल नेवर ट्राई मीडियम थ्रॉटल अप, हाई थ्रॉटल डाउन एंड हाई थ्रॉटल अप। ये क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास जिसमें गिवन है उसके मुताबिक उसके लिए वो उसको ट्राई नहीं करेगा। वो कहेगा बस ये मैंने जो अचीव कर लिया है, जैसे मिसाल मीडियम थ्रॉटल डाउन, तो ये मेरे लिए सफिशेंट है, वो मीडियम थ्रॉटल अप को एक्सप्लोर नहीं करेगा। So epsilon greedy forces some exploration even if action looks bad at first. Hence the agent has learned that if it is in low state then action should be throttle up. ये दोबारा हम बात कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ चले गए। Now the agent is in medium state. The agent is starting to realize that throttle down from medium brings it to low, where it knows that throttle up from low gives a big reward. ये कैसे इसको रियलाइजेशन होगी, इसको भी हम थोड़ी डिटेल में देखते हैं। द एक्शन थ्रॉटल डाउन फ्रॉम मीडियम डज नॉट डायरेक्टली गिव अ रिवॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि हमें उसको रिवॉर्ड क्या चाहिए, +10। अब अपेरेंटली देखा जाए तो हमें डायरेक्टली जो है वो हमारा जो गोल है वो अचीव होता नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा, इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा, वो +10 नहीं मिल रहा होगा, वो 0 मिल रहा होगा। बट द एजेंट्स लॉजिक लुक्स अहेड। फ्रॉम लो आई नो आई कैन गेट बैक टू मीडियम एंड गेट +10। ठीक है, यानी कि वो एजेंट को पता है कि अगर मैं यहाँ से लो के स्टेट में जाता रहा तो मैं आई कैन कम बैक टू मीडियम स्टेट, क्योंकि वहाँ पे उसको पता है कि वहाँ पे थ्रॉटल अप के अंदर 9.9 उसके पास मौजूद है। सो रिवॉर्ड R इज इक्वल टू 0, नो इमीडिएट रिवॉर्ड। लेकिन जब वो इसको देखेगा मैक्स क्यू लो A+ को, ठीक है, यानी कि इसको अप्लाई करेगा लो स्टेट के ऊपर, तो वहाँ पे उसके पास क्या आएगा 9.9, और 0 में से ये मैक्सिमम वैल्यू 9.9 लेगा, विच इज़ फॉर थ्रॉटल अप। बिकॉज फ्रॉम लो देर इज़ ऑलवेज अ वेल नोन पाथ टू रिवॉर्ड, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरे पास एक्चुअल रिवॉर्ड की वैल्यू वो +10 है, तो वो जानता है कि इस कंप्यूटेशन के ज़रिए उसको पता चल जाएगा कि ये उसको अचीव कर सकता है इनडायरेक्टली। So even though the reward is 0, the future value 9.9 propagates backward to medium's action, increasing its Q value. Q learning doesn't just learn immediate rewards,
इट लर्न्स द टोटल फ्यूचर रिवॉर्ड्स एज वेल। फ्यूचर रिवॉर्ड्स जैसे उसने देखा कि उसने कौन सी फ्यूचर रिवॉर्ड को कैसे लर्न किया, इस क्यू मैक्सिमम क्यू लो कॉमा ए, यानी कि ये फ्यूचर स्टेट प्लस फ्यूचर एक्शन, उसकी वैल्यूज़ जो उसने क्यू टेबल के अंदर अपडेट किए हैं उसके ज़रिए उसको भी वो देखेगा। तो वो इमीडिएट रिवॉर्ड को भी देखेगा, जो कि इस सूरत में हमारे पास 0 है, क्योंकि हमारे पास क्या हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर वो लो में जाता है तो इमीडिएट रिवॉर्ड क्या होगा, 0 होगा। लेकिन साथ में वो मैक्सिमम क्यू वैल्यू को भी देखा जहाँ पे वो 9.9 है। सो इवन एक्शंस दैट लुक्स यूजलेस इन द शॉर्ट टर्म कैन गेट हाई क्यू वैल्यूज इफ दे लीड टू अ गुड स्टेट लेटर। और हमारे केस में क्या है, मीडियम से लो पे अगर हो जाएगा तो रिवॉर्ड इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है, 0। बट फ्रॉम लो द एजेंट नोज इट कैन गो मीडियम एंड गेट द रिवॉर्ड, सो द एजेंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग Q medium throttle down because it is an indirect path to reward. This is called value propagation. Rewards from low, which is already well learned, start spreading back to medium's actions now. तो अब हमारे पास करंट स्टेट क्या है, मीडियम, और एक्शन जो चूज़ किया है एजेंट ने वो क्या है, थ्रॉटल डाउन। मीडियम की सूरत में हमारे पास हमने पहले से वो जो पीछे अपना रूल डिफाइन किया हुआ है कि अगर वो मीडियम में है, थ्रॉटल डाउन है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, लो। वो हमने शुरू में पॉलिसी में डिफाइन किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी इट विल मूव टू लो। और रिवॉर्ड भी हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है कि अगर वो लो स्टेट में मूव करता है तो रिवॉर्ड विल बी 0। सो ये तो हमारे पास फ्यूचर की होगी, दोनों वैल्यूज मूव टू स्लो एंड गिव रिवॉर्ड टू 0। और करंट हमारे पास है मीडियम डॉट कॉमा थ्रॉटल डाउन इज इक्वल टू 0.0। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब तक जब हम अपने क्यू टेबल में देखें तो मीडियम थ्रॉटल डाउन के लिए हमारे पास वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसने जो है ये 9.9 क्यों चूज़ किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अपनी जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेगा वो दोनों एक्शंस में से, यानी कि थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन जो हमारे पास एक्शंस हैं उनमें से जिसकी क्यू वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको चूज़ करेगा। लेकिन कौन सी स्टेट के लिए, जो नेक्स्ट स्टेट है, और नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी लो, क्योंकि इट विल मूव टू लो, ये हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। तो उसके अंदर जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्शंस में से क्यू वैल्यूज़ की, उसको उसने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है लो, और उसमें जो हमारे पास एक्शंस हैं वो क्या है, थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन। उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रॉटल अप में 9.9 है और थ्रॉटल डाउन में 0.0 है। इसमें से इसने मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट किया विच इज़ 9.9। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर 9.9 आ गया। करंट क्यू ऐसे हमारे पास 0.0 है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि मीडियम के अंदर थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन के लिए अभी भी हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 0 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 आई, और यहाँ पे हमने इसी तरह से कंप्यूट कर लिया 0.891। अब ये 0.891 कहाँ पे हमारे पास अपडेट होगा, अभी हमारे पास अपडेट हो गया मीडियम स्टेट में एक्शन थ्रॉटल डाउन में 0.891, क्योंकि ये अब इसकी वैल्यू है। अब आप देखें, अब करंट स्टेट हमारी, जैसे हमने पहले देखा था कि करंट स्टेट हमारी चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम उसको अपडेट करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 8.91 आ गया। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास ये मूव्स टू लो क्यों है और इट गिव्स रिवॉर्ड इज इक्वल टू 0 के, वही सेम एक्सप्लेनेशन जो बिफोर थी। और ये वैल्यू जो है हमारे पास ये भी सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब इसके अंदर बार बार जो हमारे पास वैल्यू चेंज होगी वो सिर्फ करंट की चेंज होती जाएगी। तो 0.891 आया, 0.891 से हमारे पास 1.7 आया, 1.7 से नेक्स्ट को हमने अपडेट कर दिया टेबल के अंदर। नेक्स्ट अब हम 1.702 को इस्तेमाल करेंगे करंट स्टेट में। 1.702 को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास 2.439 हो गया, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते रहेंगे तो हमें पता ही चला कि हम 122 स्टेप में तकरीबन 9.89 पहुँच जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल के लिए हमने इसको सफिशेंट तस्वुर कर लिया कि दिस इज़ क्लोज टू 10। तो यहाँ पर आके हम इसको कन्वर्जेंस तस्वुर करते हुए इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई मीडियम स्टेट में एक्शन थ्रॉटल डाउन की, वो आ गई 9.89। तो अब हमारे पास हमारी टेबल में, क्यू टेबल में 2 वैल्यूज़ अपडेट हो चुकी हैं। लो स्टेट के लिए थ्रॉटल अप के लिए 9.9 और मीडियम में
एक्शन थ्रॉटल डाउन के लिए 9.89। अब इस चीज़ को दोबारा जहन में रिफ़्रेश करने के लिए कि थ्रॉटल अप, अगर हम नई स्टेट है मीडियम है तो थ्रॉटल अप में +10 है। अगर हम हमारे पास नई स्टेट हाई है और हमारे पास जो है थ्रॉटल अप है तो हमारे पास -5 है, और थ्रॉटल डाउन की सूरत में नई स्टेट हमारे पास लो है तो हम 0 रिवॉर्ड है। अब चूंकि हमने ग्रीडी पॉलिसी को अप्लाई किया है तो यहाँ पर हम रैंडमली मूव कर सकते हैं, और ये इसी की वही रीज़न है कि हमारे पास चूँकि इमीडिएट रिवॉर्ड के तहत तो अगर देखा जाए तो वो अगर ग्रीडी पॉलिसी को लेगा और इमीडिएट रिवॉर्ड होगा तो वो सूरत में नहीं करेगा, लेकिन एप्सिलॉन ग्रीडी की सूरत में वो मूव कर जाएगा। सो इन 90% ऑफ स्टेप्स इट वुड पिक बेस्ट एक्शंस, जैसे कि किसको पिक करेगा, लो थ्रॉटल अप को और मीडियम थ्रॉटल डाउन को, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीडी पॉलिसी ले लें तो। लेकिन चूंकि हमने एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी लिया तो 10% केसेस में क्या करेगा वो, इट विल एक्सप्लोर अदर एक्शंस लाइक मीडियम थ्रॉटल अप। अब इसको भी वो एक्सप्लोर करेगा कि मीडियम में थ्रॉटल अप की सूरत में क्या होगा। तो अब हमारे पास जो 123rd स्टेप होगा उसके अंदर वो क्या स्टेट लेगा, मीडियम और थ्रॉटल अप। तो अब यहाँ पे मीडियम थ्रॉटल अप की सूरत में क्या होगा, हमारे पास हमें मालूम है कि अगर हम मीडियम में और हमारे पास थ्रॉटल अप होगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, हाई होगी। और जब हम हाई में मूव करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मालूम है वो दैट शुड बी -5। और अभी चूंकि हमारे पास मीडियम थ्रॉटल अप जो है, अगर हम स्टेबल में देखें तो मीडियम थ्रॉटल अप हमारे पास अभी तक जो है वो 0 है। आप इस टेबल में देख लें, मीडियम थ्रॉटल अप हमारे पास अभी भी 0 है, तो इसलिए हमारे पास करंट स्टेट में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और हाई में हम जाएं तो हाई में हमारे पास थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन दोनों के लिए वैल्यू अभी 0 है। तो इस हिसाब से हमने फिर से कंप्यूटेशन की और हमारे पास वैल्यू आ गई -0.5। फिर बाकी जैसे हमारे पास हमेशा होता है बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, हमारे पास जो करंट वैल्यू वो चेंज होती रहेगी। तो -0.5 थी, फिर हमारे पास ये हो गया नई वैल्यू आ गई -0.95, फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई -1.355, और इस तरह से फिर हम इसको मूव करते रहेंगे। तो 5 अटैम्प्ट्स बाद हमारे पास आ गए -2.04। हम इसको रिपीट करते रहेंगे, जैसे पहले हम रिपीट करते रहे। कहाँ तक हम रिपीट करते रहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास उस वक्त रिवॉर्ड क्या था 10 था, तो हम 10 तक जाते रहे। अब हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे हम -5 तक जाएंगे। सो फाइनल लर्निंग एजेंट लर्न्स दैट थ्रॉटल अप फ्रॉम मीडियम इज बैड चॉइस एंड इट्स क्यू वैल्यू सेटल्स फॉर -5 से -4.9। जैसे वहाँ पे हमने -9.89 को हमने एक कन्वर्जेंस वैल्यू तस्वूर कर लिया, तो यहाँ पे हम -4.9 को ले लेते हैं। तो इस हिसाब से वो उसको अपडेट कर देगा अपने टेबल को, और नाउ द न्यू वैल्यू विल बी -4.9। अब हमारे पास रह गया हाई की सूरत में। तो चूंकि हम एप्सिलॉन ग्रीडी करें तो वो रैंडमली जो है हाई और थ्रॉटल डाउन को भी चूज़ कर सकता है। इस सूरत में उसने हाई और थ्रॉटल डाउन को चूज़ किया, और हाई से अगर हमारे पास और थ्रॉटल डाउन है तो वो मीडियम में आएगा, और मीडियम में जब भी आएगा तो रिवॉर्ड क्या होगा, +10 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो करंट वैल्यूज़ हैं हाई और थ्रॉटल डाउन की वो 0.0 हैं। तो अब हमारे पास जो बेस्ट वैल्यू आएगी मीडियम, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट हमारे पास मीडियम है, तो उसमें हमारे पास थ्रॉटल डाउन की वैल्यू क्या है, 9.89। तो 9.89 जो है वो 0.0 से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम को चूज़ करते हैं। तो हमारे पास इस सूरत में नेक्स्ट स्टेट के लिए वैल्यू होगी 9.89, और QS से हमारे पास 0.0 है, तो उस सूरत में हमारे पास वैल्यू आ गई 1.89। फिर अब दोबारा से जो है वो हमारे पास ये अपडेट होता रहेगा। शुरू में हाई की वैल्यू दोनों 0 थी, अब हमारे पास थ्रॉटल डाउन के लिए हाई की वैल्यू आ गई 1.89, और इसी तरह से हम अब बाकी रिपीट करते रहेंगे। मैंने हाई के लिए ज़्यादा रिपीटेशन नहीं दिखाई आपको, मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। सो आफ्टर रिपीटिंग द कैलकुलेशंस फॉर ऑल द नेक्स्ट स्टेट एक्शन पेयर्स यूजिंग एप्सिलॉन ग्रीडी पॉलिसी वी मे गेट अ क्यू टेबल लाइक गिवन
बिलो, जिसमें हमारे पास थ्रॉटल डाउन के लिए हमने इसको केस को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो हम ग्राउंड पे पहले से थे, लेकिन वो बहरहाल हम कर सकते हैं उसकी भी कैलकुलेशन, तो वो हमारे पास 0.0 ही रही। अप के लिए 9.9 है, -4.9 थ्रॉटल अप के लिए, 9.89 हमारे पास थ्रॉटल डाउन के लिए। हाई की सूरत में भी हमने कंप्यूटेशन नहीं की है, और लो की सूरत में हम 7.5 यहाँ पे रखा है। आप इसके और आगे भी जा सकते हैं, दैट्स वाई 7.5 इज़ नॉट द लिमिट, आप आगे भी उसको देख सकते हैं। तो बहरहाल फाइनली क्या हुआ कि अब एजेंट ने लर्न क्या किया, अब ये यहाँ पर अब आ गया कि हाउ द एजेंट विल बिल्ड इट्स पॉलिसी। तो पॉलिसी वो क्या होगी उसके पास कि इफ़ स्टेट इज़ लो एंड थ्रॉटल इज़ अप, then if state is low, then the action should be throttle up. This is the best move and reaches target hover zone. ठीक है, यानी कि उसका अगर वो लो स्टेट में तो वो किसको चूज़ करेगा, कौन से एक्शन को चूज़ करेगा, थ्रॉटल अप को। और 0.0 का मतलब है कि नो बेनिफिट, इट इज़ ऑलरेडी एट द बॉटम, तो वो उसको थ्रॉटल डाउन को चूज़ नहीं करेगा एट लो स्टेट पे। अगर वो मीडियम हाइट पर है तो फिर वो उस सूरत में थ्रॉटल अप को चूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो इट विल गो टू हाई, और थ्रॉटल डाउन को करेगा स्टेबलाइज टू लो और होवर्स अराउंड मीडियम। और अगर हाई पर है तो वो जो है वो थ्रॉटल अप को चूज़ नहीं करेगा, इट इज़ बैड, और थ्रॉटल डाउन को चूज़ करेगा ताकि रिटर्न्स बैक टू मीडियम स्टेट या हाइट। सो एजेंट्स लर्न स्ट्रेटजी व्हेन स्टार्टिंग एट लो, एजेंट ऑलवेज चूजेस थ्रॉटल अप। Once at medium, it learns to mostly choose throttle down or stay avoiding going too high. If it overshoots too high, it will learn to throttle down to return back. The agent has learned the best action at each stage to keep the helicopter hovering at the right level. तो इस तरह से हमने एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए, ज़ाहिर है इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखा हुआ है, लेकिन इससे हमें काफ़ी हद तक ये आइडिया होगा कि किस तरह से हमारे पास क्यू लर्निंग के अंदर हमारे पास जो उसकी अपडेशन होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से वो फ्यूचर वैल्यू को देख रहा होता है, कौन सी जो है वो प्रीवियस वैल्यू को देख रहा होता है। क्यू एस प्राइम प्लस ए प्राइम से क्या मुराद है, उसमें से मैक्सिमम से हमारी क्या मुराद है। इसी तरह से हमारे पास क्यू एस ए को हम कैसे चूज़ करते हैं, किस तरह से वो पॉलिसी बनती है, किस तरह से हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो स्टेट और एक्शन के जो पेयर्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, क्यू वैल्यूज़ होती हैं, उनको कंप्यूट करता है। तो काफ़ी हद तक हमारे पास इस एग्जांपल से उसका आइडिया हो गया है, और आगे अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं।